हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से, परिभाषा से। तो इसकी जो अभिक्रिया की कोटि है, कोटि की परिभाषा में पहले इससे प्रीवियस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, सीरियल वाइज उन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि अभिक्रिया की कोटि बताती है सांद्रता, किसी भी अभिकारक की सांद्रता की घात को। तो शून्य कोटि का मतलब है किसी भी अभिकारक की जो सांद्रता की घात होगी, अभिकारक होगी, अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घात कितनी होनी चाहिए? शून्य। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अब आपको पता है अभिक्रिया का वेग कोटि पर निर्भर करता है ना। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं क्या कि अभिक्रिया की जो अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता की घात कितनी है? शून्य। तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जब किसी भी चीज की घात, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दे रही हूं, ए की घात शून्य है, शून्य का मतलब 1, ए की पावर शून्य है, तो शून्य के ए की पावर अगर शून्य है, बी की पावर शून्य है, किसी की भी पावर घात शून्य है, तो वहां पर आ जाता है 1। 1 का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता मतलब ए की सांद्रता अगर 0 है तो सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभिक्रिया की कोटि पर, नहीं, अभिक्रिया के वेग पर। तो हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता पर, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य है, तो शून्य का मतलब कोई निर्भर नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, तो वो होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब है अभिक्रिया की शून्य कोटि प्रदर्शित करने के कारण। कोई भी अभिक्रिया शून्य कोटि कब प्रदर्शित करती है, कैसे पहचानेंगे अभिक्रिया को, ठीक है, क्योंकि आपके उसमें खाली अभिक्रिया दे दी जाएगी, आप कैसे पहचानेंगे कि वो शून्य कोटि की है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, आप उनको ध्यान रखिएगा। पहला जो कारक होता है जिसकी वजह से हम पहचानेंगे कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति। अगर किसी भी अभिक्रिया में, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और घटाता है, आपने सुना होगा, अगर उस अभिक्रिया में आपने कोई उत्प्रेरक लिया है तो उस समय उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक से परिवर्तित होता है। अभिकारक की सांद्रता को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सांद्रता कितनी बढ़ा दो या घटा दो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मेन काम करता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी तो अभिकारक की सांद्रता को हम शून्य मान लेंगे, मतलब अभिकारक की सांद्रता से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वे अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, उनमें अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है, कोई भी अगर आप परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि हमने पढ़ा था कि जैसे अभिकारक ज्यादा है, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा, धीरे धीरे सांद्रता कम होती है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होता रहता है। ये हमने पढ़ रखा था ना, अभिक्रिया के वेग में कुछ कारक मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, भाग 4 में था, तो आप देख लीजिए अगर नहीं पढ़ा है। तो अभिक्रिया का वेग जो है सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन पता यहाँ जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, केवल उत्प्रेरक के आने के कारण सांद्रता कितनी भी कम हो जाए या बढ़े, अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कारण होता है तब जब उत्प्रेरक की उपस्थिति हो। जैसे एक एग्जाम्पल है अमोनिया 2NH3, ये ब्रेक होने के बाद N2 और 3H2 देता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो प्लेटिनम एक उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के वेग को ऐसे बढ़ाएगा कि अभिकारक, ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया में NH3 जो कि अभिकारक है, इसकी सांद्रता की घात कितना मानी जाएगी? ये 2 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? शून्य। क्योंकि शून्य कैसे पता चल रहा है? इसका सांद्रता में परिवर्तन से क्या अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है? ये एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो हमने कहा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसकी सांद्रता में, चाहे 100 करूं, 80 करूं, 40 करूं, 30% करूं, कितनी भी सांद्रता में कमी करूं, अभिक्रिया का वेग वैसा ही है, जो कि प्लेटिनम से ही प्रभावित हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है अभिकारक का आधिक्य। देखिए किसी केस में देखिए आपने दो रिएक्टेंट लिए हैं, दो अभिकारक लिए हैं, एक अभिकारक बहुत कम है और दूसरा अभिकारक बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? जैसे ये समझ लीजिए कि आपने एथिल एसीटेट लिया 2 ml, मान लीजिए एथिल एसीटेट 10 ml ले लिया और उसको 1 लीटर पानी में ले लिया, तो 1 लीटर पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या 1 लीटर पानी के सामने वो 10 ml दिखेगा एथिल एसीटेट? नहीं। तो पानी बहुत ज्यादा है, तो जो एक्सेस में होता है, अधिक आधिक्य में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसकी सांद्रता परिवर्तन भी हमें कुछ मेजर ही नहीं कर सकते, उसको माप ही नहीं सकते। तो जो अधिक मात्रा में है उसकी सांद्रता परिवर्तन भी हम शून्य मान लेते हैं। तो वे अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक हों, वह एक अभिकारक अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मतलब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो, तो एक अभिकारक आधिक्य में हो, वह अभिकारक की सांद्रता हम क्या मान लेते हैं? शून्य। अतः आधिक्य वाले अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया क्या मानी जाएगी? शून्य कोटि की। अगर पानी बहुत ज्यादा है तो पानी के सापेक्ष आपसे पूछा जाए कि पानी को देख के बताइए कि पानी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो आप कहेंगे शून्य। लेकिन दूसरे जो अभिकारक होगा, पानी के साथ जो दूसरा अभिकारक होगा, उसके सापेक्ष अगर देखेंगे तो प्रथम द्वितीय तृतीय हो सकती है, लेकिन पानी की सांद्रता को शून्य माना जाता है, तो पानी के सापेक्ष शून्य कोटि दूसरा वाला अभिकारक का देखना पड़ेगा, जो भी कंडीशन होगी एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। पहला हमने लिया है अमोनिया। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ये N2 और 3s2 देता है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लगाएंगे, रेट लॉ। वो है अभिक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक, ठीक है, अभिकारक है NH3 की पावर क्या हो जाएगी? देखिए यहां देख के क्या लग रहा है 2, लेकिन प्लेटिनम की उपस्थिति के कारण इसकी घात क्या हो जाएगी? NH3 की घात होनी क्या चाहिए थी? 2, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आपने देखा कि इसकी सांद्रता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसकी घात कितनी लिख देंगे? 2। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो 2 लिखा है तो यही ऊपर आएगा, नहीं, ये एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। ठीक, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल पे। नेक्स्ट 2NH3 ये है, 2PS3 ये है फॉस्फीन। उच्च दाब पर और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और मोलिब्डेनम एक उत्प्रेरक है, इसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? अभिक्रिया का वेग केवल उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। PS3 जो फॉस्फीन है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसके लिए जो वेग नियम होगा वो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू K। PS3 की सांद्रता 2 न मान के घात कितनी मानी जाएगी? 0, क्योंकि इसकी अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन करने से अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और लास्ट एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू लाइट की प्रेजेंस में ये बनाते हैं 2HCl। तो अभिक्रिया का वेग, इसके लिए वेग नियम हो जाएगा, वेग इक्वल टू K। H2 की सांद्रता 0 और Cl2 की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? 0। तो ये वाला केस भी होता है, मैं आपको बताना भूल गई, जब प्रकाश लेते हैं, कहां पर प्रकाश लिखा हो, HNu लिखा हो, UV लाइट लिखा हो, तो उस अभिक्रिया में भी अभिकारकों की सांद्रता शून्य मान ली जाती है। अब मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगी। देखिए हम अभिक्रिया के वेग और सांद्रता में परिवर्तन का एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और शून्य कोटि की सांद्रता 100% ली है मान लीजिए, फिर कुछ देर बाद 80% में देखी। ठीक है, पहले आप 100% में अभिक्रिया का वेग, फिर 80% में अभिक्रिया का वेग, फिर 75 में अभिक्रिया का वेग, फिर इसके बाद 60% जब अभिकारक बचता है तब अभिक्रिया का वेग। तो अलग अलग सांद्रताओं में आप क्या देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग में क्या कोई परिवर्तन आया? तो आप देखोगे जब 80% था तब भी अभिक्रिया का वेग फिक्स था, जब 60% बची सांद्रता तो उस समय भी अभिक्रिया का वेग फिक्स है, मतलब अगर 10 आ रहे तो बार बार 10 आएगा, तो अभिक्रिया का सांद्रता से अभिक्रिया के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ग्राफ खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस में हमने सांद्रता लिखी है और वाई एक्सिस में हमने अभिक्रिया का वेग। तो देखिएगा यहाँ पर सांद्रता 0 है, जब सांद्रता 0 होती है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, जब सांद्रता 0 है तो अभिक्रिया का वेग भी इस समय क्या है? देखिए इस पॉइंट पर अभिक्रिया का वेग भी 0, सांद्रता भी 0। फिर सांद्रता बढ़ाई मैंने थोड़ा सा, तो अभिक्रिया का वेग कितना है? मान लीजिए 10 है। फिर सांद्रता मैंने और बढ़ा दी, इस पॉइंट पर सांद्रता और बढ़ी तो अभिक्रिया का वेग अभी भी उतना ही है पहले की तरह। इस पॉइंट पे सांद्रता मैंने और बढ़ा दिया तो अभिक्रिया का वेग अभी भी उतना ही है। सांद्रता मैंने और बढ़ा दी इस पॉइंट पे, देखिए, तो अभिक्रिया का वेग उतना ही है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि सांद्रता तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इधर को जाने पर सांद्रता बढ़ेगी ना, सांद्रता तो बढ़ रही है, लेकिन अभिक्रिया का वेग वही था। इस सांद्रता पर भी अभिक्रिया का वेग इतना है,
इस सांद्रता पर भी अभिक्रिया का वेग इतना है और इस सांद्रता पर भी अभिक्रिया का वेग बराबर है। सभी सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता का परिवर्तन का अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। सांद्रता कितनी ही भी बदलो, अभिक्रिया का वेग वही रहेगा ये पॉइंट पे। तो दोनों के बीच ग्राफ खींचने पर एक क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा, समानांतर रेखा हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, पैरेलल लाइंस कह सकते हैं इसको। चलिए अब आते हैं दूसरे ग्राफ में, वो है अभिक्रिया का वेग और समय के साथ। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब टाइम 0 था तो अभिक्रिया का वेग अभी 0 ही होगा, वो तो 0 ही है। ठीक है, अब घड़ी आपने शुरू कर दी। ठीक है, अभिक्रिया शुरू होने लग गई, तो टाइम जब मान लीजिए 10 हुआ तो उस समय अभिक्रिया का वेग भी 20 था, मान लीजिए यहाँ पर 20 है। फिर टाइम और बढ़ा दिया, 20 मिनट बाद फिर देखा अभिक्रिया का वेग, एक्सपेरिमेंट से देखा है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग अभी भी 20 ही है। फिर आपने टाइम और बढ़ा दिया 30 मिनट बाद आपने देखा अभिक्रिया का वेग अभी भी इतना ही है। तो आप देखेंगे क्योंकि सांद्रता का भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए समय बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक पैरेलल लाइन मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं ग्राफ अच्छे से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ग्राफ का पता हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी आता है इससे। तो अब हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण का व्युत्पन्न। ये पेपर में बहुत आता है, इंपोर्टेंट है, बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये कुछ ऐसे आता है, समाकलित शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। मीन्स आपको डेरिवेशन करना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर शून्य कोटि के लिए मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, शून्य कोटि कब मानेंगे। और ये कॉपी को खाली आपको जो प्रश्न देखा है उसको देख के नहीं बता सकती है, पता तो आप कोटि जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, बट कुछ क्लूज हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। तो अब हम इनका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अभिकारक, चाहे प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, किसी का भी डेरिवेशन करेंगे पैटर्न यही रहेगा, इसलिए इसी को फॉलो करें। अभिकारक ये बनाते हैं उत्पाद। तो अभिकारक की सांद्रता की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे जब टाइम 0 था, जब t 0 था, शून्य समय, जब समय शुरू ही नहीं हुआ था, तो मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, R0। क्योंकि अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने R से दिखाया, R0 0 समय में। तो t समय बाद मान लीजिए, ठीक है, t समय बाद अभिकारक की सांद्रता R हो गई है। जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन किया है, मैं इसको RT लिखना चाह रही थी, R और नीचे लिखना चाह रही थी t समय में, लेकिन एनसीईआरटी में R ही लिखा गया है। t समय के बाद जो सांद्रता बची, मतलब 20 मिनट 30 मिनट, ये लिख के देगा आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो सांद्रता इतनी हो चुकी है, तो आप चाहें तो RT भी लिख सकते हैं यार, स्मॉल t, नहीं तो R भी रहने दे, बात एक ही चीज है। ठीक है, अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, और जो कि आपने 11th में पढ़ा है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता, ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अभिक्रिया के वेग को R से इंडिकेट करते हैं, R अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, किसके, अभिकारक की सांद्रता के, स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो मैंने बोला था शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घात कितनी होती है, शून्य, तो लिख दिया शून्य। तो R इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू, अभिकारक को हम रिएक्टेंट कहते हैं R, तो मैंने लिख दिया R की पावर 0, ऊपर लिख दिया 0। ठीक है, क्योंकि अभिकारक को R से दिखाते हैं और अभिकारक की घात शून्य है तो शून्य लिख दिया। क्योंकि देखिएगा, एक जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, किसी भी चीज की घात शून्य होगी, किसी भी चीज की घात अगर शून्य होगी तो उसका मतलब होता है 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया R इक्वल्स टू K0 इंटू R0 की जगह 1। ठीक है, अब R जो होता है अभिक्रिया का वेग, अगर आप अभिकारक को देख के बता रहे हैं, अभिकारक जो हमारा R है इसको देख के अगर बता रहे हैं, तो मैंने आपको सिखाया था तरीके, बहुत से तरीके सिखाए थे जब मैंने पार्ट 2 सेकेंड मतलब रसायन बलगतिकी भाग 2 की वीडियो बनाई थी। उसमें बताया था कि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे समय के साथ कम होती जाती होती है ना, अभिकारक कम होता है उत्पाद बढ़ता है। क्योंकि हम अभिकारक को देख के बात कर रहे हैं, इसलिए अभिकारक के लिए अभिकारक की सांद्रता के अनुसार अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखेंगे, माइनस, क्योंकि समय के साथ साथ कम हो रहा है अभिकारक, D सूक्ष्म परिवर्तन है, और अभिकारक की सांद्रता R अपॉन समय में परिवर्तन, ये है ना, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय में परिवर्तन। हम dt को लेके जाएंगे
यहाँ K0 के पास और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 मान के इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं समाकलन कर रहेंगे। तो समाकलन का चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। जिसका जो वेरिएबल होता है उसके लिए ही इंटीग्रेशन लगाया जाता है। जैसे सांद्रता समय के साथ क्या हो रहा है, सांद्रता परिवर्तित हो रही है ना, जो चेंज हो रहा है उसी के लिए लगाते हैं साइन। तो चेंज इन डी आर, आर है सांद्रता, सांद्रता बदलती है, माइनस K0, K0 जो है मैंने स्थिरांक रखा है शून्य कोटि का, इसलिए 0 लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे न्यूमेरिकल करते वक्त। 0 मतलब शून्य कोटि का वेग स्थिरांक। तो माइनस K0 ये स्थिरांक है, इसका समय के साथ साथ या आगे बढ़ता जाएगा तो K0 का मान स्थिर रहता है, इसलिए जो मान स्थिर है उसका इंटीग्रेशन समाकलन नहीं करते, जो बदलता रहता है उसका समाकलन किया जाता है। तो समय भी बदल रहा है, अभी 0 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 25 मिनट, मतलब अलग अलग समय पर देख रहे हैं ना। तो मतलब जो मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है किसी भी अभिक्रिया को होने पर, तो समय भी बदल रहा है, इसलिए dt का भी इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, एक इजी वे में समझें तो हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, समाकलन और ये डी साइन है अवकलन, ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। वैसे ही इंटीग्रेशन समाकलन और डी है डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन से समाकलन का साइन कट जाएगा। तो कटने पर क्या आएगा, ये कट चुका है, तो यहाँ पर आ गया आर की सांद्रता इक्वल टू माइनस K0 और dt, ये d से इंटीग्रेशन का साइन कट गया तो ये आ गया t, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन किया है इसलिए इंटीग्रेशन हटेगा। इंटीग्रेशन जब आपने कर लिया उसके बाद आएगा एक साइन, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, इसको हम कह सकते हैं i को समाकलन स्थिरांक, आप इसे लिख सकते हैं। देखिएगा ये आ गया समाकलन स्थिरांक। तो अब आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो समाकलन स्थिरांक आ चुका है, इस पूरे को हम समीकरण 2 मानेंगे। तो ये कंडीशन जो आपने लगाई है, ये कंडीशन एक बार ध्यान से देखिएगा, ये r कहाँ पर लिखा गया था, ये जो आप r लिख रहे हैं ये कहाँ पर लिखा गया था, t समय के पश्चात। t इक्वल टू टाइम कितना होना चाहिए, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, जो भी इतने समय बाद, t समय के बाद जो सांद्रता थी उसके लिए आया है ये समीकरण, देखिए r, ठीक है। तो ये तो t समय के बाद है, तो आपको t0 पर भी तो निकालना पड़ेगा। तो t0 पर सांद्रता क्या थी, r0। तो हम लिख सकते हैं प्रारंभ में जब टाइम 0 था तो उस समय r का मान कितना था, अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, r0। तो आप क्या करेंगे, जहां टाइम है वहां पर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, और जहां पर r है, r की सांद्रता, वहां पर r0 रख देंगे, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन सब में लगानी पड़ेगी क्योंकि ये समीकरण आया है t समय के बाद के लिए, ठीक है, इसके लिए, ये वाले के लिए, तो इसके लिए भी तो लगाएंगे। तो इसके लिए लगाने के लिए अब हम कर रहे हैं, जब टाइम 0 था तो r अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, r0। तो करते हैं, देखिएगा। तो इस समीकरण में हम रख देते हैं r की जगह r0, ये समीकरण लिख लिया, r इक्वल टू माइनस K0t प्लस i। तो r का जगह हम रख देंगे r0 इक्वल टू माइनस K0 इंटू टी की जगह क्या रख देंगे, समय, उस समय क्या था 0 इक्वल टू आई। तो ये K0 का मल्टीप्लाई होगा 0 से तो कंप्लीट 0 आ जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, r0। तो i का मान आ गया r0, r की सांद्रता 0, ठीक है। तो अब समीकरण 3 जो आया है, इस समीकरण 3 से हमें i का मान मिल गया, ठीक है, समाकलन स्थिरांक का मान मिल गया। इस मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, उस समीकरण में रखने पर r इक्वल टू, r की सांद्रता इक्वल टू माइनस K0t प्लस i की जगह हम लिख देंगे r0 जो हमारा आया था, ठीक है। अब ये समीकरण हमारे पास आ चुकी है, समीकरण 4, इसको भी कह सकते हैं आप शून्य कोटि के लिए वेग समीकरण, और लेकिन आगे और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे। तो समीकरण 4 जो हमारे पास आए हैं, इसकी तुलना हम सरल रेखा समीकरण से करते हैं। तो कोई भी समीकरण अगर सरल रेखा समीकरण है तो वो इसको फॉलो करेगी, y इक्वल टू mx प्लस c। तो हम देखते हैं क्या ये कंपेयर कर रहे हैं, देखिए y क्या हो सकता है, ये इक्वल टू, ठीक है, m क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स है यहाँ पर mx, हाँ ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा x, क्योंकि ये इंटू में है, देख लीजिए कि माइनस K0 इंटू टी, ठीक है, और mx हो गया और c प्लस c भी है, हाँ। तो ये कंप्लीट रिएक्शन इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो y की जगह हमने क्या मान लिया, r है,
m की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस के जीरो, सॉरी माइनस के जीरो, मैं लिखना भूल गई, माइनस के जीरो, ठीक है। x की जगह पर क्या आ जाएगा t, और c की जगह आ जाएगा क्या r0। तो जहां m होता है y, x तो आपको पता है x एक्सिस, y होता है y एक्सिस, और m होता है, ये जो m आया है m होता है ढाल, स्लोप, ठीक है, सरल रेखा का जो स्लोप आएगा ढाल, और अंतःखंड होता है c से इंडिकेट करते हैं। तो अब एक सरल रेखा समीकरण इसको ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है। x एक्सिस में हमने t लिया, y एक्सिस में हमने r की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता ली r, तो एक हमने सीधी रेखा प्राप्त की, और इस सीधी रेखा का ढाल क्या है, m जो होता है वो है tan थीटा भी कहते हैं माइनस के जीरो। हमने के जीरो लिखा है, एनसीईआरटी में के लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए के जीरो लिखती हूँ, इससे मुझे पता चल जाता है कि ये शून्य कोटि का है। अगर खाली के लिखा हो तो कंफ्यूजन होती है, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है, शून्य कोटि है, क्या है, ठीक है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो जिसमें ये जो ढाल है, नहीं सॉरी ढाल तो हो गया माइनस के जीरो, और जो अंतःखंड है यहाँ पर जहां पर ये काट रहा है, ठीक है, ये सरल रेखा जहां पर इस आर को अभिकारक की सांद्रता का वाई एक्सिस पर काट रही है, ये बिंदु हो जाएगा हमारा क्या, R0 R0, वो कहलाते हैं हमारा अंतःखंड। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको ग्राफ। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा ये R0 कहां से आया, तो आपको पता है R0 जब टाइम क्या है, टाइम इस समय क्या है R0, जहां पर आप लिख रहे हो ये अंतःखंड जहां पर काट रहा है, बस आप ये देखो अंतःखंड, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन जहां पर काट रही है ना आर को, उस समय टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम क्या होगा 0। तो इस समीकरण में टाइम 0 रख लो, तो आर का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन है आर के लिए और ये वाली लाइन है टाइम के लिए। तो यहाँ पर अगर ये कट कर रहा तो हम कहेंगे टाइम इस समय क्या है 0। तो इस समीकरण में टाइम 0 रखोगे तो ये 0 से के 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो पूरा 0 हो गया तो उस समय आर का मान निकल आएगा। तो ये पूरा 0 हो गया तो आर इक्वल टू R0, मतलब ये जहां पर कट कर रहा है, आर वाली लाइन में जहां पर कट कर रहा है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, R0 के बराबर। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप इससे आगे भी जाना चाहते हैं तो वो भी मैं बता रही हूँ। ये आर की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता और टाइम के बीच ग्राफ खींचने पर, ठीक है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती। ध्यान से देखना, उस समय हमने अभिक्रिया के वेग और टाइम के बीच खींचा था तो पैरेलल लाइन आई थी, ठीक है, समानांतर लाइन। लेकिन इस समय अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच खींचा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ में वो अलग था, ये अलग था, ठीक है, तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रोसीड करेंगे। ये जो हमारी समीकरण आई थी आर इक्वल टू माइनस के जीरो टी प्लस R0, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। और आसान करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगी, देखिएगा, ये था आर इक्वल टू माइनस के जीरो टी प्लस R0, आर नॉट की R0 को आप यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, प्लस वाला साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस R0 प्लस आर की सांद्रता इक्वल टू माइनस के जीरो टी। इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस के साथ माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस। तो यह हो गया R0 माइनस आर की सांद्रता इक्वल टू के जीरो टी। के जीरो का मान निकालना है, टी यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो के जीरो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, इसका मान आ चुका है R0 की सांद्रता इक्वल टू आर की सांद्रता अपॉन टी। आर नॉट क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माइनस आर क्या है, अभिकारक की टी समय के बाद सांद्रता अपॉन समय। तो कर लेंगे। ये समीकरण 5 जो आया है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक है, और यही समीकरण आपका 3 मार्क्स में 12th एनसीईआरटी का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं, आई होप आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक लेके पढ़ेंगे। इन केस आपको डेरिवेशन ये समझ ना आया हो तो इससे इजीएस्ट वे में भी मेरे पास डेरिवेशन है, बट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने ऐसा ही कराया। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस डेरिवेशन को भी बताऊंगी जो तो बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।